हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 4 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय में। तो मेघालय राज्य में भारत और मंगोलिया के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जा रही है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। इस बार इसका 16वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और आपको याद रखना है कि भारत और मंगोलिया के बीच यह अभ्यास हर साल आयोजित किया जाता है। तो इस अभ्यास की शुरुआत 2024 में 3 जुलाई को हुई है और यह मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास 16 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों के सैनिकों के बीच संचार को बेहतर बनाना। यह अभ्यास हर साल मंगोलिया और भारत के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है, यानी एक साल भारत में और एक साल इसका आयोजन मंगोलिया में किया जाता है। 2023 के संस्करण की बात करें तो इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटार में किया गया था। बात आई है मंगोलिया की, तो मंगोलिया एशिया महाद्वीप का देश है और यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ से ये भूमि से घिरी हुई कंट्री है। कैपिटल है इसकी उलान बटार और राष्ट्रपति हैं उखनागेन खुरेलसुख। और गोबी मरुस्थल आपको याद रखना है कि ये मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है। तो यहाँ पर गोबी डेजर्ट है जो कि चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है। चंगेज खान का नाम आपने सुना होगा, तो यह इसी देश से संबंधित था और इसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट का आयोजन मंगोलिया में किया जाता है और यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप में मंगोलिया की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर स्थित है मंगोलिया। इसकी सीमा चाइना और रसिया से लगती है। 2024 के कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जेमेक्स 24 भारत और जापान के बीच जापान में आयोजित किया गया था। तर्कस एक्सरसाइज का आयोजन भारत अमेरिका के बीच कोलकाता में आयोजित किया गया है और अभ्यास शक्ति का आयोजन भारत फ्रांस के बीच मेघालय के उमरोई में किया गया है। अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा भारत के पूर्वी तट पर किया गया है। सी डिफेंडर्स अभ्यास का आयोजन भारत अमेरिका के बीच पोर्ट ब्लेयर में किया गया है और इसके अलावा समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन भारत मलेशिया के बीच विशाखापत्तनम में हुआ है और 5वां धर्म गार्जियन अभ्यास भारत जापान के बीच राजस्थान में आयोजित किया गया है। गगन शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना के द्वारा पोखरण राजस्थान में किया गया है। सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन भारत श्रीलंका के बीच। सिंडियो मैत्री अभ्यास का आयोजन भारत जापान के बीच। डस्टलेक अभ्यास का आयोजन भारत उज्बेकिस्तान के बीच और धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन भारत जापान के बीच किया जाता है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो झारखंड के अब नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि जो झारखंड के अब तक मुख्यमंत्री थे चंपाई सोरेन, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनके स्थान पर हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जैसे ही चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया है उसके बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर के और सरकार बनाने का दावा पेश किया है। चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं और प्रेम सिंह तमांग ये सिक्किम राज्य के चीफ मिनिस्टर बने हैं। चंपाई सोरेन की बात करें तो वह केवल 152 दिन ही झारखंड के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वह 2 फरवरी 2024 को झारखंड के चीफ मिनिस्टर बने थे। दोस्तों, चंपाई सोरेन को क्यों बनाया गया था हेमंत सोरेन के स्थान पर चीफ मिनिस्टर झारखंड का? क्योंकि हेमंत सोरेन को जेल हो गई थी, तो वो जेल चले गए थे और अब वो जेल से वापस आ गए हैं, तो अब वो फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हेमंत सोरेन की बात करें तो पहली बार वह 13 जुलाई 2013 को झारखंड के चीफ मिनिस्टर बने थे। दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के चीफ मिनिस्टर बने थे और अब वो फिर से चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। झारखंड की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। बेतला नेशनल पार्क झारखंड राज्य में है और विधानसभा की यहाँ पर 81, राज्यसभा की 6 और लोकसभा की 14 सीटें हैं। झारखंड राज्य की स्थापना किस राज्य से अलग होकर हुई थी? बिहार राज्य से।
15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, तो इसी अवसर पर झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। झारखंड की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो याद रखिएगा कि झारखंड की सीमा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना झारखंड राज्य में शुरू की गई है। झारखंड में पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। झारखंड में मुख्यमंत्री बहन बेटी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 50 वर्ष कर दी है और श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन है? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा इंडिया ने। तो अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान भारत ने हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी की जाएगी और जापान ने अभी हाल ही में सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी का खिताब जीता है और पहली बार यह ट्रॉफी जापान ने जीती है। चाइना की बात करें तो थॉमस कप और उबेर कप 2024 चाइना ने जीता है और ये दोनों कप बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। तो बात करें अगर हम अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024 की, तो इसका आयोजन जॉर्डन के अम्मान शहर में किया गया है। तो इसमें भारत ने कुल 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अभिमन्यु और जॉइंटी कुमार, साहिल जगलान और अनिरुद्ध कुमार ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा रोहित और जयदीप ने सिल्वर मेडल और शुभम और अमित ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो भारत पहले स्थान पर रहा है मेडल टैली में, दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान रहा है और तीसरे स्थान पर किर्गिस्तान रहा है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा करके T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है और भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। पहली बार 2007 में और दूसरी बार अब 2024 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह रहे हैं। विश्वनाथन आनंद ने अभी हाल ही में 10वीं बार लियोन मास्टर्स का खिताब जीता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने अभी हाल ही में T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। सैफाली वर्मा टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर अभी हाल ही में बनी है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कपिल देव चुने गए हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि T20 क्रिकेट में सबसे तेज 27 गेंदों में सेंचुरी एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान ने लगाई है। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप में 2 लगातार मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक सूप किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं डिक सूप, इस बात को आप याद रखिएगा। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस बोंग हैं और ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोखबर। और मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन है? क्लाउडिया सीनबाम। तो अभी हाल ही में डिक सूप ने नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। उन्होंने मार्क रूट का स्थान लिया है। नीदरलैंड में अभी गठबंधन की सरकार बनी है और उसके प्राइम मिनिस्टर डिक सूप बनाए गए हैं। भारत नीदरलैंड के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, कृषि और गतिशीलता और नई और उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना चाहता है। ये बात कही है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नीदरलैंड की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल है इसकी एम्स्टर्डम और यहाँ के सम्राट हैं विलियम अलेक्जेंडर। दोस्तों, नीदरलैंड की सीमा जर्मनी और बेल्जियम से लगती है। नीदरलैंड के जो निवासी हैं उन्हें डच कहा जाता है। और दोस्तों, नीदरलैंड में आप एक शहर देख पा रहे हैं यहाँ पर, जिसका नाम है हैग। तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। इस बात को अभी आप याद रखिएगा। 2023-24 के दौरान नीदरलैंड अमेरिका और UAE के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है। यानी भारत अमेरिका और UAE के बाद नीदरलैंड में सबसे ज्यादा अपनी वस्तुएं भेजता है। नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट, तो वो नाटो के सेक्रेटरी जनरल अभी हाल ही में बनाए गए हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में मिखाइल मिशुस्टिन रूस के प्रधानमंत्री बने हैं। विलियम लाई चिंगते
ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद इदरीस डेबी इट्नो चाड के राष्ट्रपति बने हैं। जॉन स्विनी स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और जोस राउल मुलिनो पनामा के राष्ट्रपति बने हैं। सिरिल रामफोसा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद मुइज़ू मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। और सातो किलमैन वानुआतू के प्रधानमंत्री बने हैं। और कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। अगला क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान में। तो कजाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड में अभी हाल ही में यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया जाएगा। और रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। तो वहां पर 24वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी शामिल नहीं हो रहे हैं। उनके स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हो रहे हैं, यानी एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोस्तों, इस शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति, रूस यूक्रेन युद्ध और एससीओ सदस्य देशों के बीच समग्र सुरक्षा सहयोग को लेकर के चर्चा की जाएगी। बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 2001 को। मुख्यालय इसका बीजिंग चाइना में है। और यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके सदस्य हैं रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। सबसे नया सदस्य बना है ईरान। भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ में शामिल हुए थे। ऑब्जर्वर्स में बेलारूस और मंगोलिया को शामिल किया गया है। दोस्तों, जनसंख्या के मामले में अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन एससीओ है। और इन देशों में यानी एससीओ के जो जितने भी मेंबर हैं उनमें पूरे विश्व की लगभग 80% जनसंख्या निवास करती है। आपको याद रखना है कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में वर्चुअली रूप से किया गया था। यहाँ पर आप एशिया कॉन्टिनेंट का मैप देख पा रहे हैं। तो ये जो मैप दिखाई दे रहा है ये एससीओ देशों का मैप है, यानी कि ये सभी देश एससीओ के मेंबर हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 जर्मनी के वॉन शहर में आयोजित किया गया है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित किया गया है। 148वां संसदीय सम्मेलन 2024 स्विट्जरलैंड में हुआ है। क्षेत्रीय भाषा सम्मेलन 2024 बेंगलुरु में। और राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2024 नासिक में आयोजित किया गया था। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रिया के वियना शहर में किया गया है। सेना कमांडरों का सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन 2024 काठमांडू में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा टीबी रविचंद्रन को। तो टीबी रविचंद्रन अभी हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। रवि अग्रवाल की बात करें तो यह सीबीडीटी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। विक्रम मिश्री अभी हाल ही में भारत के विदेश सचिव बने हैं। और उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के प्रमुख बने हैं। टीबी रविचंद्रन के अलावा पवन कपूर को भी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। टीबी रविचंद्रन 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और वो वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। पवन कपूर 1990 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं और वे विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा एक और नियुक्ति हुई है कि राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नॉमिनेट किया गया है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वो हैं अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का काम होता है राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह प्रदान करना। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के हीरालाल सामरिया। नीति आयोग के सीईओ हैं वीबीआर सुब्रमण्यम। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनघड़िया। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं जया वर्मा सिन्हा।
ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज अहीर, एससी आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी और आरपीएफ के महानिदेशक हैं मनोज यादव। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अभी हाल ही में एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा निर्माण पोर्टल। तो निर्माण पोर्टल यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। बात करें ई सांख्यिकी पोर्टल की, तो दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। भाषा नेट पोर्टल नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी निक्सी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। और पीएम सूरज पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो अभी हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्म योगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य ये है कि उन मेधावी युवाओं की सहायता करना जिन्होंने 2024 में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की। बात करें यूपीएससी की यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो यह एक संवैधानिक निकाय है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 तक किया गया है और इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मनोज सोनी और अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। बूथ राबता पोर्टल पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। चौपाल ऐप संदीप बंसल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अनुवादिनी ऐप केंद्र सरकार के द्वारा। मनी टू इंडिया ऐप आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा। मेरा युवा भारत पोर्टल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सारथी पोर्टल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा लॉन्च किया गया है। लेकिन याद रखना है कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा नहीं है बल्कि शिवराज सिंह चौहान है। यानी जब सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया था उस समय कृषि मंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा। सी केयर्स पोर्टल केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? वो है जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया ने किसे अपना एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को। तो रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी प्यूमा इंडिया के एम्बेसडर बने हैं और ये दोनों क्रिकेटर हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो वो एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना एम्बेसडर बनाया है। आपको याद रखना है कि रियान पराग आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। 2018 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय अंडर 19 टीम की हिस्सा कौन थे? रियान पराग। नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें तो वो आईपीएल 2024 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए थे। तो ये है रियान पराग और ये हैं नीतीश कुमार रेड्डी। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। तो पीवी सिंधु तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। सिट्रोइन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। स्पेस इंडिया के संजना सांघी। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा। एवरेडी और स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 के आइकॉन कौन रहे हैं? आयुष्मान खुराना। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन चुनाव आयोग के द्वारा कौन चुनी गई थी? शीतल देवी। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव। पंजाब के स्टेट आइकॉन कौन चुने गए थे लोकसभा चुनाव के लिए? शुभमन गिल। बोट के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। 5वें भारत रंग महोत्सव 2024 के एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। विस्लरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी यानी सीरा ने किस देश को मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी यानी सीरा ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भारत को भागीदार देश घोषित किया है। इसके मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत दुनिया भर से 6 नागरिक अंतरिक्ष यात्री के रूप में भेजे जाएंगे अंतरिक्ष में और इन अंतरिक्ष यात्रियों को 11 मिनट तक भेजा जाएगा।
कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अपोलो 8 के पूर्व अंतरिक्ष यात्री विलियम एंडर्स की विमान दुर्घटना में अभी हाल ही में मौत हो गई है। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं रूस के ओलेग कोनोनेंको। दक्षिण कोरिया ने अभी हाल ही में अपनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है कासा। पाकिस्तान ने चाइना की मदद से अंतरिक्ष में पाक सेट MM फर्स्ट उपग्रह भेजा है। 3 बार अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? सुनीता विलियम्स। पावुलुरी सुब्बाराव को अंतरिक्ष यात्री योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसरो ने भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो गया है? आंसर हो जाएगा कू। तो कू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब बंद कर दिया गया है। फेसबुक की बात आई है तो इसकी स्थापना 2004 में, ट्विटर की स्थापना 2006 में और व्हाट्सएप लॉन्च किया गया था 2000। तो भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू अब बंद कर दिया गया है। इसकी घोषणा की है कू के फाउंडर्स अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक विदावतका ने। दोस्तों, इस ऐप को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। कू एक लैंग्वेज बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। इसकी स्थापना 14 नवंबर 2019 को की गई थी और इसे लॉन्च 2020 में किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में रहा है। दोस्तों, हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी सहित यह 10 से ज्यादा भाषाओं में अपने विचार शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म था। इसके संस्थापक अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक विदावतका रहे हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। भारत मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? थाईलैंड। NTR भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आंध्र प्रदेश। लोकार्नो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शाहरुख खान। लॉस एंजलिस में इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को ग्रैंड जूरी अवार्ड मिला है? गर्ल्स विल बी गर्ल्स को। फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सिंगापुर में। अफगानिस्तान पर आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? JP सिंह ने। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? हंगरी। किस देश ने नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? जापान। एयर इंडिया के द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहां स्थापित किया जाएगा? अमरावती में। सुजाता सोनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? महाराष्ट्र। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाएं डिस्कस करेंगे, जैसे इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है जो कि केरल में है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है जो कि गुजरात में है, और काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, यह गुजरात में है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है, यह हिमाचल प्रदेश में है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, यह राजस्थान में है। और जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, यह महाराष्ट्र में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, यह उत्तराखंड में है। तुलबुल परियोजना झीलम नदी पर है जो कि जम्मू कश्मीर में है। दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है जो कि पश्चिम बंगाल में है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि एन किस देश की मुद्रा है, तो वह है जापान देश की मुद्रा है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जापान बताया हुआ है। आज आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है CP राधाकृष्णन किस राज्य के गवर्नर हैं? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स, अब जो जून माह की करंट अफेयर्स की ई-बुक थी वो लॉन्च कर दी गई है। तो दोस्तों, जून माह की ई-बुक को लॉन्च कर दिया गया है, तो उसको भी आप प्राप्त कर लीजिएगा ऐप से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आपको ऐप पर 6 मंथ के करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई-बुक यहां पर मिल जाएगी। तो इस सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।